अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। कल के लेक्चर में हमने 5 प्रोग्राम्स किए थे। आज के लेक्चर में हम मैक्सिमम प्रोग्राम्स करने की कोशिश करेंगे और फिर इसके बाद हम कंडीशनल स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हमारा लेक्चर नंबर 33 होगा। पहले 29 लेक्चर्स में हमने सारी बेसिक चीज़ें कवर की जो कि हमारे प्रोग्राम्स के लिए ज़रूरी थी। तो अगर आपने वो वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। बस 4 बेसिक बातें आपने याद रखनी है कि हमने प्रोग्राम लिखते वक्त वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है, इनमें वैल्यूज़ को इनपुट देनी है, प्रोसेसिंग करनी है और आउटपुट। डिक्लेयर करना भी आसान है, सी इन आता हो तो इनपुट करना भी आसान है, सी आउट आता हो तो आउटपुट करना भी वेरी इजी। लेकिन सबसे मुश्किल चीज़ जो है वो प्रोसेसिंग और आउटपुट होती है, प्रोसेसिंग होती है। यानी कि वहाँ पे फार्मूलाज यूज़ होने होते हैं, हमें फार्मूलाज का नहीं पता। तो ये जो आज का हम प्रोग्राम जो फर्स्ट प्रोग्राम है स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे स्टेटमेंट के साथ ही फार्मूला दे दिया गया है। अगर फार्मूला ना दिया जाए तो हमें खुद सोचना पड़ता है हम कैसे प्रोसेसिंग करवाएंगे, कौन सा फार्मूला याद करेंगे। तो ये वाला पार्ट सबसे मुश्किल है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे अपने प्रोग्राम्स को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्लियर स्क्रीन का यूज़ किया गया है। क्लियर स्क्रीन इस वजह से लगाई है कि अगर मैंने 10 दफ़ा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाया है तो 10 दफ़ा ही आंसर आएगा। 11वीं दफ़ा करवाऊंगा तो पहले 10 भी आएंगे और 11वां भी आएगा। तो मैं कहता हूँ कि पुराना रिजल्ट बार बार मुझे नज़र ना आए, मैं स्क्रीन को क्लियर कर दिया करूँ, इसके लिए मैंने फंक्शन क्लियर स्क्रीन लगाया है। और गेट सी एच, जब मैं अपने प्रोग्राम को यूज़र विंडो पे लेके जाता हूँ जहाँ पे इनपुट देते हैं या जहाँ पे आउटपुट शो होती है, तो वो आंख झपकने से पहले भी चीज़ सामने आती है चली जाती है, हमें नज़र ही नहीं कुछ आता। तो मैं कहता हूँ कि वो स्क्रीन उस वक्त तक सामने रुकी रहे जब तक कि मैं कोई करैक्टर ना इनपुट दे दूँ, तो उसके लिए गेट सी एच यूज़ करते हैं। ठीक है। और क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच को यूज़ करने से पहले इनको डिक्लेयर करना होगा। कंपाइलर को नहीं पता ये चीज़ें क्या है, तो कंपाइलर को बताना पड़ेगा। तो इस दोनों की डिटेल जो है वो कोनियो डाटा में पड़ी होती है और इसको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करने के लिए हम इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो कि हर एक प्रोग्राम में यूज़ होती हैं मैक्सिमम टाइम। और नेक्स्ट अब हम अपना प्रोग्राम लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए आइए। प्रोग्राम हमें कहता है कि प्रोग्राम लिखें डैट कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी, जो कि फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करें, यानी कि इसको हम आउटपुट में लेके आएंगे। ठीक है, इसके लिए सी आउट यूज़ करेंगे। ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय टेकिंग फॉलोइंग इनपुट्स, और ये वाली हमने इनपुट्स लेनी है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, 3 चीज़ें इनपुट लेनी है। तो चलिए आइए, सबसे पहले हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल्स को डिक्लेयर तो इंट लिख सकते हैं, फ्लोट लिख सकते हैं, अपनी मर्जी। लेकिन मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि जो भी वैल्यूज़ मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, वो सारी इंटीजर होगी। फ्लोट लिख सकते हैं तो फ्लोट लिख लेता हूँ, ये देखिए फ्लोट कर लेते हैं। ठीक है, शारी वाली भी वैल्यू हो ही सकती हैं, तो मैंने फ्लोट लिख लिया। अब देखिए इनपुट मैंने क्या क्या लेनी है, वी आई लेनी है इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन लेना है, टाइम लेना है, और वी एफ जो है ये मैंने रिजल्ट लेके आना है, कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया। अब इनपुट कौन कौन सी लेनी है हमने, इनपुट के लिए सी इन, इनपुट मैंने लेनी है वी आई। ठीक है। फिर मैंने इनपुट लेनी है इनपुट लेना है एक्सेलरेशन को। फिर मैं इनपुट लूँगा टाइम। ठीक है, और ये वाली चीज़ें आ गई। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि पहली वैल्यू जो है वो वेलोसिटी की इंटर करनी है, दूसरी एक्सेलरेशन की, तीसरी टाइम की। तो इसलिए मैं यहाँ पे सी आउट में एक मैसेज प्रिंट करवा लूँगा, शो करवा लिया करूँगा, क्या, एंटर द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू पता चल जाएगी हमें। यहाँ पे हम लिख देंगे, दोबारा सी आउट लगाएंगे और यहाँ पे हम कहेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू दी जाएगी, इनपुट करवाई जाएगी। ठीक है, ये मैसेज उससे पहले शो हो जाएगा। अब तीसरे नंबर पे हम क्या कहते हैं, दोबारा सी आउट लगाऊंगा और मैं कहूँगा एंटर द वैल्यू ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम की वैल्यू भी यहाँ पे आ गई। अब देखें, जब तीनों वैल्यूज़ इनपुट हो जाएंगी फिर मैं आगे चलूँगा। पहले इन वैल्यूज़ को देख लेता हूँ। ये देखें, वो पूछ रहा है वेलोसिटी की वैल्यू, फ़र्ज़ किया मैंने 23.53 दे दी, इसकी वैल्यू 45 दे दी, और एक्सेलरेशन की वैल्यू 4 दे दी, और इसकी, तो ये कैसे चल गया। अच्छा, ये वाली चीज़ जो है ना, ये वाली
इसके नीचे आनी थी, यानी कि ये वाली जो चीज़ है ना, ये हमारे पास कहाँ पे आनी थी, 1 मिनट, इसको काट करके हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, यानी कि ये इसके नीचे आनी थी। ठीक हो गया। और ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली ये आनी थी हमारे पास यहाँ पे, यानी कि 1 मिनट, यहाँ पे सी इन और टी। अब देखें, दोबारा गौर करिएगा, ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये पहले मैसेज शो करेगा, आप वेलोसिटी इनपुट करें तो यहाँ पे वेलोसिटी इनपुट दी जाएगी, यहाँ पे कहेगा कि वो एक्सेलेरेशन करे तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन इनपुट दिया, यहाँ पे कहेगा कि टाइम इनपुट करे, यहाँ पे टाइम की दी जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई इसकी। देख लेते हैं, रन करके देखें। वो वेलोसिटी की वैल्यू पूछ रहा है, फ़र्ज़ किया हमने 15 दे दी, तो फ़र्ज़ किया हमने ये दे दी। दोबारा देखिए, कंपाइल किया, रन किया, इसकी वैल्यू अपनी मर्ज़ी से मैंने ये देती, इसकी वैल्यू शाड़ी वाली जो सी मर्ज़ी दूँ, और इसकी वैल्यू मैंने ये दे दी। ठीक है, इनपुट हमारी ठीक हो रही है। अब देखें, अब फार्मूला यूज़ करूँगा तो फार्मूला हमें ऊपर दिया गया है, ये वाला फार्मूला लिखा गया है, ये वाला फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा नीचे, और ये मेरे पास प्रोसेसिंग हो जाएगी। तो फार्मूला हमारे पास आएगा वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, ए टी को लिखने के लिए ए मल्टीप्लाई बाई टी लिखूँगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब आउटपुट निकालने के लिए मैं सी आउट यूज़ कर लूँगा, बस हमारा प्रोग्राम ख़त्म। आउटपुट में क्या लिखूँगा, वैल्यू ऑफ फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कहाँ से उठाई जाएगी, वी एफ से। ठीक है, तो देखें अब हमारा प्रोग्राम रेडी हो गया, ये हमने एंटर ये किया। वेलोसिटी की वैल्यू फ़र्ज़ किया मैं 12.43 दे देता हूँ, इसकी वैल्यू मैंने ये अपनी मर्ज़ी से दे दी, और इसकी वैल्यू मैं 3.5 दे देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अगर आप इंटीजर को भी लेके चलें तो ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इंटीजर से भी हमारे पास, आप अपनी मर्ज़ी के डाटा टाइप, आपकी बुक में इंटीजर से किया हुआ है तो मैंने यहाँ पे फ्लोर लगा दिया था, तो ये देखें इंटीजर से भी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसकी 20 वैल्यू दें, इसकी 10 वैल्यू दें, और इसकी 5 वैल्यू दें, तो आंसर आएगा 70। ठीक हो गया। अब ये प्रोग्राम हमारा हो गया। अब नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं। अब ये हमारे पास नेक्स्ट प्रोग्राम है, जिसमें कहता है प्रोग्राम लिखना है जो कि 3 डिजिट का नंबर ले फ्राम, जो कि 3 डिजिट्स का नंबर ले फ्राम यूज़र से ले, और डिस्प्ले कर दे, और डिस्प्ले करे इसको रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर क्या होगा, अगर 1 to 3 हमें गिवन दिया गया है तो 1 to 3 को 3 to 1 कर दे रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि हमने नंबर इनपुट लेना है, तो नंबर इनपुट लेने के लिए हम क्या करेंगे, इंट एन। ठीक है, कोई भी नंबर होगा, इसको पहले हम इनपुट करवा लेते हैं। तो हम लिखेंगे एंटर द नंबर, इंटर द 3 डिजिट नंबर लिख लेते हैं, इंटर द 3 डिजिट नंबर, हमें 3 डिजिट वाला नंबर दे दिया जाए। ठीक है, और इसके बाद सी इन में हम कह देते हैं वैल्यू स्टोर हो ये एन में। अब देखिए, अब क्या करना है, 1 to 3 है ना, इसको 3 to 1, अगर कोई भी नंबर हो सकता है, ज़रूरी नहीं ये हो। तो इस चीज़ को लेके चलने के लिए हम 2 नंबर्स को लेके चलेंगे। किसको, 2 नंबर्स में। अब देखिए कैसे लेके चलेंगे, 3 डिजिट नंबर है ना, तो मैं 3 वेरिएबल लूँगा, एक में एक वैल्यू, दूसरी में दूसरी वैल्यू, तीसरी में तीसरी वैल्यू, 3 चीज़ें 3 नंबर से स्टोर करवाऊंगा। अगर 4 वाला होता तो मैं फिर 4 वेरिएबल्स लेता, अगर 5 वाला होता तो मैं 5 वेरिएबल लेता। कितने वेरिएबल हैं, 3 है, तो 3 वाला लेके चलूँगा, यानी कि मैं 3 वेरिएबल्स लूँगा। तो एक हमारे पास एन आ गया, एक मैं अपने पास से ए ले लेता हूँ, एक अपने पास से बी ले लेता हूँ वेरिएबल, 3 वेरिएबल ले लिए। अब देखें एन की वैल्यू भी आ गई मेरे पास। अब यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ, एन की वैल्यू कितनी लिया मैंने, लेट कर रहा हूँ 1 2 3, ये मैंने वैल्यू ले लिया। ठीक है, कमेंट में लगा दिया। ये किसकी वैल्यू है, एन की, ये किसकी वैल्यू है, एन की। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब ए को मैं वैल्यू दूंगा, ए को मैं किसको वैल्यू देने लगा हूँ, ए को। एन जो भी है ना, इसको डिवाइड करवा दूंगा मैं किससे, 100 से, इसको डिवाइड करवा दूंगा मैं 100 से। अब क्यों डिवाइड करवाया ये मैं आपको साइड पे कमेंट बना के दिखाता हूँ। ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए इज इक्वल टू आ गया एन ओवर 100, यानी कि 1 2 3 डिवाइडेड बाय 100। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए का आंसर आएगा 1.23 ही आएगा, लेकिन मेरा ए जो है वो इंटीजर है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो ए में पहली वैल्यू स्टोर होगी, कि कौन सी वैल्यू, पहली वैल्यू स्टोर होगी, 1 2 3 में पहली वैल्यू ए के पास आ गई। अब मैं लूँगा
n की वैल्यू को चेंज करूंगा। अब किसको? n की वैल्यू को चेंज करूंगा। तो n इक्वल टू आ जाएगा n रिमाइंडर 100। अब देखिएगा यहाँ से 100। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इस या ये भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कमेंट में लगा के। देखें अब n की वैल्यू कितनी थी, n की वैल्यू मेरे पास जो मैंने 1 2 3 रखवाई थी वो थी, ठीक है। अब अगर मैं रिमाइंडर लूँगा तो जब इसको इससे डिवाइड किया तो बाकी क्या बचेगा 23। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 23 जो कि रिमाइंडर आया, ठीक है। यानी कि n की वैल्यू आ गई 1 2 3 रिमाइंडर 1 2 3 रिमाइंडर 100। तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, इसका रिमाइंडर आएगा 23। अब n में वैल्यू आ गई 23। अब 23 जैसे 1 2 3 था तो 1 वैल्यू a में चले गई, अब 23 है तो 2 वैल्यू किस में जाएगी, b में जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा b इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय, अब 10 से डिवाइड करवाएंगे, n डिवाइडेड बाय 10। अब 10 से डिवाइड करवाएंगे तो देखिएगा ये मैंने 10 से डिवाइड करवा दिया। अब यहाँ पे लग जाएगा कमेंट लग गया। तो b किसके बराबर आ गया, b बराबर आ गया n की वैल्यू कितनी है 23 डिवाइडेड बाय 10। तो आंसर कितना आएगा, तो b का आंसर आ गया 2.3। तो b हमने इंटीजर लिया है तो b का आंसर कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो b में आंसर 2 आ गया। अब क्या करेंगे हम n इक्वल टू n रिमाइंडर 10 करवाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, बाकी बचने वाली चीज़, यानी कि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 23 थी, n की वैल्यू कितनी थी 23 थी, तो 23 थी। अब देखिए n इज इक्वल टू 23 को अंदर रख के अगर हम 10 से डिवाइड करवाएं तो कितना रिमाइंडर बचेगा हमारे पास, तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 10 2 बार 20, बाकी बचेगा 3, तो 3। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। ये देखें ये n की वैल्यू n में वैल्यू आ गई 3, b में वैल्यू आ गई 2 और a में वैल्यू आ गई 1। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में मैं सी आउट में शो करवा दूंगा। ये सारी मेरी प्रोसेसिंग हुई है, ये वाली सारी मेरी प्रोसेसिंग हुई है, ठीक है, वो वाली सारी मेरी प्रोसेसिंग हुई है। अब देखिए सी आउट में मैं कैसे शो करवाऊंगा, सी आउट में मैं शो करवाऊंगा रिवर्स ऑर्डर इज यानी कि नंबर इन रिवर्स ऑर्डर क्या आएगा, रिवर्स ऑर्डर हमारे पास क्या आएगा, देखें ये वैल्यू कहाँ से उठाई जाएगी। सबसे पहले n की वैल्यू 3 to 1 हमने शो करवाना है ना, 1 to 3 का 3 to 1। तो सबसे पहले n की वैल्यू, फिर हमारे पास आए b की वैल्यू और फिर हमारे पास आए a की वैल्यू। ये हमारा प्रोग्राम ठीक हो गया, ये हमने कंपाइल किया, ये हमने रन कर दिया। अब कोई भी 1 2 3 देख के देखते हैं, तो 1 2 3 दिया तो हमारे पास रिवर्स ऑर्डर आ गया। अब कोई और वैल्यू देखते हैं तो और वैल्यू लेके चलते हैं। फ़र्ज़ किया मैंने ये कर दिया तो हमारे पास इसका रिवर्स ऑर्डर यही आएगा दोबारा, ठीक है। दोबारा कोई और वैल्यू लेके चलते हैं। फ़र्ज़ किया मैं 7 6 8 कर दूं तो ये 8 6 7 आएगा, देखें ठीक हो गया। अब ये हमारे पास हमारा प्रोग्राम हो गया। अब अगर कहा जाए कि आपने 5 डिजिट का नंबर लेना है, कितने डिजिट का, 5 डिजिट का नंबर लेना है, तो इन सभी को मैं ज़रा सा रिमूव कर देता हूँ कमेंट्स को, ठीक है। नहीं इसके इंटर ही आए, इसका इंटर ही आए। अब देखिएगा, अब इसको रिमूव करके अगर 5 डिजिट नंबर हो, कितना, 5 डिजिट नंबर हो, अब यहाँ पे हम 3 की जगह 5 कर देते हैं। तो अब हम कितने वेरिएबल लेंगे, अब हम 5 वेरिएबल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 कर देते हैं, FIVE 5, ठीक हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे 5 कर देते हैं कि 5 डिजिट नंबर हमने लेना है। वेरी इजी ये क्वेश्चन भी। तो यहाँ पे अब AB, तो C भी आ जाएगा और D भी आ जाएगा, ठीक है। और अब हम यहाँ पे 5 डिजिट नंबर लेंगे तो उसके लिए यहाँ पे 2 0 और आएंगे, ठीक है। उसके लिए 2 0 और आएंगे और यहाँ पे भी 2 0 और, यानी कि फिर टोटल 5 डिजिट वाले नंबर से डिवाइड हमने करवाना है, यानी कि 10,000 से हम करवाएंगे, ठीक है। फिर इसमें आ जाएगा 1,000, ठीक है, 1,000। नेक्स्ट अब हम फिर लेके चलेंगे C इज इक्वल टू n रिमाइंडर, n को पहले डिवाइड करवाएंगे 100 से, फिर इसके बाद n में चेंजिंग करेंगे, n इज इक्वल टू n रिमाइंडर 100 और इसके बाद d में चलेंगे। d की हमारे पास वैल्यू आएगी n डिवाइडेड बाय 100 और फिर इसके बाद आएगी 100 हो गया, अब 10 आएगा, ठीक है। और इसके बाद आएगा n इज इक्वल टू n रिमाइंडर n रिमाइंडर 10, ठीक है। और ये हमारे पास 5 डिजिट का प्रोग्राम आ गया, ये हमने कंपाइल किया, ये हमने
और डी क्या कह रहे हैं, वार्निंग डी इज असाइंड अ वैल्यू दैट इज नेवर यूज्ड। डी का वैल्यू दी हुई है, कंपाइल, दो वार्निंग है, असाइंड अ वैल्यू दैट इज नेवर यूज्ड। हाँ यहाँ पे हमने रिवर्स ऑर्डर करना था ना, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा, यानी कि यहाँ पहले एन आएगा, फिर इसके बाद डी आएगा, फिर इसके बाद सी आएगा, इसके बाद फिर बी आएगा और इसके बाद ए आएगा। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर इस तरह। तो ये कंपाइल किया, ये हमने रन कर दिया। तो पहले नंबर में 1 2 3 4 5 दे के देखता हूँ, तो ये मेरे पास रिवर्स ऑर्डर आ गया। ठीक है, दोबारा कंपाइल करता हूँ, ये मैंने कंपाइल कर दिया, ये मैंने रन कर दिया। तो फ़र्ज़ किया मैंने नंबर दे दिया ना अपनी तरफ से कोई। ठीक है, तो इसका रिवर्स ऑर्डर, नंबर इन रिवर्स ऑर्डर ये तो चेंज हो गया, 85948 इसका ये है। कैसे आ सकता है, 1 मिनट, ये कंपाइल कर दिया, ये रन किया, 2 3 4 5 6 2 4 8 5। अच्छा, वो उस वक्त डिजिट्स का मसला हो गया होगा। दोबारा देखते हैं, कंपाइल, रन, 1 2 6 7 5 4 5 डिजिट नंबर है। हाँ ठीक आ रहा है, वो वहाँ पे पता नहीं मुझसे शायद मैंने 4 डिजिट का नंबर लिख दिया या पता नहीं कौन सा। ये 5 डिजिट का प्रोग्राम, ये भी एक अलहदा प्रोग्राम था जो कि मैंने इससे पिछले वाले से अटैच करते हुए आपको करवा दिया। ठीक है, अब आप 6 वाला भी कर सकते हैं, 7 वाला भी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम की समझ आई होगी। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारे पास नेक्स्ट प्रोग्राम है। स्टेटमेंट तो वो लंबी है लेकिन ईजी है वेरी। उन्होंने कहा कि इनपुट एन इवन एंड ओड नंबर, कोई भी दो नंबर्स लें, एक इवन लें और एक ओड लें। ठीक है, फिर थ्रू द कीबोर्ड, यानी कि सीन को हमने यूज़ करना है, कीबोर्ड के दौरान इनपुट होनी चाहिए। और इवन नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ये लिखा हुआ है मल्टीप्लाइज, मल्टीप्लाई करें इवन नंबर को 5 से, ओड नंबर को 3 से, और फिर दोनों को ऐड कर दें, और ऐड करके जो भी रिजल्ट आया उसको 100 में से सब्सट्रैक्ट कर दें, और उसके बाद जो फाइनल आंसर आया उसको डिस्प्ले करना है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लेना है, एक इवन नंबर और एक ओड नंबर। ठीक है, तो हम इंटीजर में ले लेते हैं एक इवन और एक ओड नंबर। ठीक हो गया, और फिर एक हम रिज़ल्ट ले लेते हैं, यानी कि जो इनका रिज़ल्ट आएगा। सबसे पहले सी इन हम क्या लेंगे, इवन, सी इन हम क्या लेंगे, इवन, और फिर हम क्या करेंगे, इवन, और फिर सी इन ले लेंगे आउट, ओड। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा ये इवन है ये ओड है, तो इसके लिए हम यहाँ पे पहले सी आउट यूज़ कर लेते हैं, जो कि पहले हमें बता दे कि हमने कौन सा नंबर एंटर करवाना है। एंटर द इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर को इनपुट करवाया जाए। ठीक हो गया, अब देखिएगा, अब हम यहाँ पे सी आउट लगा देंगे और कहेंगे एंटर द ऑड नंबर। अब यहाँ पे हम ऑड नंबर एंटर करवाएंगे। ठीक हो गया, जब इवन भी हो गया ऑड भी हो गया, सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इन दोनों को प्लस करवाना है। तो हम लिखेंगे रिजल्ट इज इक्वल टू इवन प्लस क्या करना है, इवन को 5 से मल्टीप्लाई और ऑड को 3 से मल्टीप्लाई। ये सबसे पहला लिखा गया, इनपुट हो गई यहाँ तक। ठीक है, इनपुट यहाँ तक हो गई है ना हमारी। अब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इवन को 5 से, ऑड को 3 से। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट में, रिजल्ट में क्या करेंगे, बल्कि हाँ, अब ये देखिएगा, मैं आपको डिफरेंट तरीके बताऊंगा। इवन को हमने, इवन में दोबारा इवन को हमने, ये क्या हो गया, 1 मिनट, मल्टीप्लाई करवाना है तो हम रिजल्ट में अपना आंसर लिखेंगे। देखें रिजल्ट में ही आंसर आएगा ना, जो भी आएगा। और फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे सी आउट लगा देंगे। अभी में हमने प्रोसेसिंग करनी है। ठीक है, प्रोसेसिंग में हम लिख देंगे रिजल्ट जो है वो क्या आएगा हमारे पास, तो ये वैल्यू रिजल्ट से उठाई जाए। ठीक है, ये हमारे पास सी आउट भी लिख दी गई। अब रिजल्ट में हमने कैलकुलेशन करनी है। कैसे कैलकुलेशन करनी है, तो देखें सबसे पहले हमने इवन को 5 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो इवन मल्टीप्लाई बाय 5, और ऑड को मल्टीप्लाई करवाना है 3 से, और फिर दोनों को प्लस भी करना है। तो हम लिख देंगे प्लस, और ऑड को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से, ऑड को मल्टीप्लाई करवा दिया 3 से। तो ये यहाँ तक हमारा हो गया। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि इसे 1000 में से माइनस भी करवाना है, तो 1000 में से अब इसको माइनस करवाने लगे हैं। तो 1000 में से इसको माइनस करवाया, माइनस करवाया। ठीक है, तो अब ये देखें, इसका मतलब है कि 1000 से सिर्फ इवन मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस हो रहा है, तो ब्रैकेट लगा देंगे ताकि पहले ब्रैकेट सोल्व की जाए और फिर इसके बाद ये वाला। ठीक हो गया, और अगर आप चाहें तो इसके गिर्द भी ब्रैकेट लगा सकते हैं, नहीं तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस का आपको पता है। ठीक है,
ठीक है। तो ये हमने कंपाइल कर लिया, ये हमने रन कर लिया। पहली वैल्यू अगर मैं 10 एंटर कर देता हूँ, 10 एंटर कर दिया पहली, दूसरी मैंने वैल्यू 5 एंटर कर दी, तो मेरे पास आंसर आ गया 935। ठीक है। तो इसी तरह आप डिफरेंट वैल्यूज़ दे के इसका रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। ये प्रोग्राम भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम्स करने की कोशिश करते हैं। ये नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम आया, वेरी इजी प्रोग्राम। ये हमें कहता है कि राइट द प्रोग्राम दैट जनरेट फॉलोइंग आउटपुट। ये आउटपुट हमारे पास आनी चाहिए, कौन सी, ये वाली आउटपुट। इजी है, पर लेकिन कंडीशन लगा देता है कि एक इंटीजर कांस्टेंट यूज़ करें जिसकी वैल्यू 10 हो, ये 10 नज़र आना चाहिए। फिर न्यू लाइन पे अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करें और इसकी मदद से 20 नज़र आना चाहिए, और फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करके 90 आना चाहिए, 19 आना चाहिए। ये चीज़ें सारी हमने डिटेल से डिस्कस की हुई हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल से। जब वो चीज़ें आपको आती हैं कि प्रोग्राम आपके लिए हलवा होगा। देखिए, सबसे पहले हमने इंटीजर लेना है, तो इंटीजर हमने कोई ना कोई नंबर ले लिया जिसको हमने वैल्यू यहाँ पर दे देते हैं या सीन में ले लेते हैं। तो इनपुट लेने का नहीं कहा गया, बस उन्होंने कहा है कि यूज़ इंटीजर कांस्टेंट फॉर 10, जिसकी वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे हमने 10 वैल्यू ले ली। ठीक हो गया। अब देखें सी आउट में हमने क्या कर लेना है, इसकी वैल्यू शो करवा देनी है। तो सी आउट में हम इसकी वैल्यू शो करवा देंगे। तो इसकी वैल्यू शो करवाने के लिए हम एन लिख देंगे, और न्यू लाइन के लिए आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे एंड एल लिख लें या फिर डबल कोटेशन में ना \n लगा दें। ठीक हो गया, ये भी लगा सकते हैं न्यू लाइन के लिए, या आप एंड एल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये लगा दिया। ठीक है। अब दोबारा देखिएगा, अब 20 मुझे चाहिए, तो 20 किसकी मदद से आएगा, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर हम कहते हैं इक्वल टू को, और अरिथमेटिक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, n प्लस इज इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या है, n की जितनी भी वैल्यू है ना उसमें 10 ऐड हो जाए। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो आप यहाँ मल्टीप्लाई लगा के, यानी कि आप यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा के यहाँ 2 लिख दें, इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसका मतलब है n की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो पहले 10 वैल्यू थी 20 हो जाएगी। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे प्लस लगा के इक्वल टू 10 लिख दूंगा, इसका मतलब है n की वैल्यू में 10 ऐड कर दें, इसका आंसर भी 20 आ जाएगा। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी। अब क्या करूँगा, प्रिंट एफ सी आउट। अब सी आउट में आप इस तरह भी कर सकते हैं, यानी कि हाँ सही था हमारा, मैंने अब यहाँ से जाके हम अनडू कर लेते हैं, alt बैकस्पेस। ठीक हो गया यहाँ तक। अब देखें, अब n में कितनी वैल्यू आ जाएगी, n में वैल्यू आ गई 20। अब 20 को प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 20 प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो n की वैल्यू प्रिंट करवा देंगे, और यहाँ पे अब हम एंडल यूज़ कर लेते हैं, अपनी मर्जी एंडल यूज़ करें या \n। ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, एक और सी आउट लगा दूंगा, उसमें हमारे पास n की वैल्यू एक कम हो जाएगी। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हुए देखें, डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हुए 19 जनरेट करना है। तो आप चाहें ऐसे भी, आप चाहें तो यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंटली तौर पे यूज़ हो रहा है, तो जैसे मर्जी करें। तो हम लिखेंगे सी आउट, और यहाँ पे n की वैल्यू हम शो करवाएंगे। ठीक है, n की वैल्यू, और ये हमारे पास यहाँ भी एंडल लगाएं या ना लगाएं, अब तो ये लास्ट लाइन है। ठीक है, कंपाइल करता हूँ। अब इसको कंपाइल कर लिया, कोई ऐड नहीं, ऐड ऑन किया, तो ये आ गया 10 20 19। पहली चीज़ वैसे ही शो करवा दी, दूसरी असाइनमेंट अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हुए, और तीसरी डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हुए। ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम। तो नेक्स्ट प्रोग्राम अगर कोई इसके रिलेटेड है और कोई इजी सा है तो मैं देख लेता हूँ, और कोई इसके रिलेटेड नहीं है। चलें जी, नेक्स्ट प्रोग्राम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा प्रोग्राम कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें हमें कहता है कि नंबर ऑफ़ आवर्स जो है वो यूज़र से इनपुट करें, फिर कंप्यूट और डिस्प्ले करे किसे, नंबर ऑफ़ वीक्स डेज एंड आवर्स को। फ़र्ज़ किया मैं कह देता हूँ कि 2 आवर्स हैं, इसमें कितने हफ्ते हैं, तो कोई हफ्ता नहीं होता। कि इसमें कितने दिन है, कोई दिन नहीं होता। इसमें कितने आवर्स हैं, 2 ही आवर्स हैं। अगर मैं कह दूँ कि 26 आवर्स, तो इसका मतलब 1 दिन और 2 घंटे। और अगर मैं कह दूं बहुत ज़्यादा आवर्स, यानी कि कोई भी बड़ी सी वैल्यू दे दूं, जैसे आपकी बुक पे 200 दी गई होगी, तो 200 आवर की बात करें तो इसमें एक पूरा हफ्ता आ जाता है, 1 दिन आ जाता है, और बाकी 8 घंटे आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने करना है कि यूज़र जो है वो आवर दे, तो उस पर कैलकुलेशन की जाए, प्रोसेसिंग में सारा लिखूंगा, तो फिर हमारे पास कितने वीक्स इसमें आते हैं, कितने डेज बनते हैं, और कितने आवर आते हैं, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। इनपुट क्या करना है, आवर करना है, तो चलिए जी हम कर लेते हैं इनपुट किसे,
इनपुट किसे कर लेते हैं, इनपुट नहीं, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इंट कर देते हैं आवर्स। एच से हमने नाम दे दिया आवर्स को। सी आउट में लिख लेते हैं, यूज़र को कहते हैं, सी आउट में हम यूज़र को कहते हैं क्या करे, स्क्रीन पे शो करवाए एंटर द नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, ये हमें स्क्रीन पे शो करवाए। इसके बाद हम सी, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई तो देखें, टाइपिंग करते करते साथ साथ लाजमी देखना करना है आपने। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, सी इन, और वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो, एज में। ठीक हो गया। अब देखें, अब वीक, अब आवर का जो एंड पे आंसर होगा वो यही होगा, और इंट के अलावा हमने कौन कौन सी चीज़ें करनी है, वीक करनी है एक, और एक डे करनी है। ठीक है, तो पहले डे कर लेते हैं फिर वीक कर लेते हैं। ठीक है, तो डे के लिए डी हम यूज़ करेंगे। अब प्रोसेसिंग करने लगे हैं, और जो भी आंसर आएगा बाद में उसे आउटपुट में दिखा देंगे। देखें, सबसे पहले हम वीक को लेकर चलते हैं। जैसे हमने थोड़ी देर पहले प्रोग्राम किया था, अगर 3 नंबर्स हैं तो 3 को उल्टा दे, अगर 5 है तो 5 को उल्टा दे, 7 है तो 7 को उल्टा दे। यहाँ भी बिल्कुल उसी तरह है, बिल्कुल 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 उसी तरह है। सबसे बड़ी चीज़ को हम लेके चलेंगे आहिस्ता आहिस्ता छोटे, जिस तरह 10,000 फिर 1000 फिर उसके बाद 100 और फिर 10 से डिवाइड करते थे, इसी तरह यहाँ पे सबसे पहले वीक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वीक को लेके चलेंगे। एक वीक में हमारे पास आवर्स की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, तो एक वीक में कितने हमारे पास आवर्स होते हैं, 168। ठीक है, यानी कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 7 दिनों को 24 घंटों से ज़रब दे तो 168 घंटे बनते हैं एक हफ्ते के, तो 168 से हम तकसीम कर देंगे। उसके बाद जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो एच में तब्दीली होगी। ठीक है ना, रिमाइंडर बाकी यहाँ पे आ जाएगा। अब पीछे प्रोग्राम करवाए हुए हैं ये, अब मैं इसीलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो अगर नहीं बचती तो फिर आगे वालों का जवाब 0 आ जाएगा, अगर बच गए हैं तो फिर हम इनको देखेंगे डे में। डे की बात करें तो डे में हमारे पास क्या होगा, एच की जो भी वैल्यू होगी उसको डिवाइड करवा दे 24 आवर से, क्योंकि एक दिन में 24 आवर होते हैं। एच की वैल्यू को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, इस तरह चेंज करेंगे, बाकी बचने वाली चीज़ हमारे पास एच में आ जाएगी। ठीक है, तो बस हमारा प्रोग्राम ठीक हो गया, बस इतनी सी बात थी। अब हम ये लगा लेंगे सी आउट। सी आउट में हम क्या करवाएंगे, सी आउट में हम सबसे पहले क्या करवाएंगे, सी आउट में हम लिख देंगे, सबसे पहले डबल कोटेशन में हम लिखेंगे हमें क्या चीज़ नज़र आनी चाहिए, हमें नज़र आनी चाहिए वीक, वीक्स। तो वीक्स कितने होंगे, ये हमें यहाँ पे नज़र आएंगे, डबल कोटेशन। अब यहाँ पे हमारे पास किसकी वैल्यू नज़र आए, वीक की, तो डब्ल्यू हमने लिख दिया। अब बैकस्लैश एन लगा दिया ताकि हमें आंसर जो है वो न्यू लाइन पे शो हो, न्यू लाइन पे शो हो। इसके बाद डेज़ की बात करें, डेज़ की बात आ गई हमारे पास, तो ये यहाँ पे शो होंगे, और इसके बाद इसकी वैल्यू डी से उठाई जाएगी, और इसके बाद डे के बाद आवर आ जाएंगे, तो आवर्स कितने होंगे हमारे पास वो यहाँ पे, और इसकी न्यू लाइन के लिए हम यहाँ पे बैकस्लैश एन लगा देंगे। ठीक हो गया, और देखें हमारा प्रोग्राम रेडी हो गया। प्रोसेसिंग थी और कुछ भी नहीं था, ये हमने कंपाइल कर लिया, ये हमने रन कर लिया। फ़र्ज़ किया है मैं वैल्यू दे देता हूँ 200, तो ये देखें एक वीक और एक दिन और एक 8 आवर आते हैं। दोबारा कंपाइल किया मैंने, दोबारा रन किया। अब मैं बड़ी सी वैल्यू दे देता हूँ ये वाली, तो इसमें 28 हफ्ते आते हैं, एक दिन आता है और 10 घंटे बाकी बचते हैं। अगर फ़र्ज़ किया मैं सिर्फ 2 वैल्यू दे दूँ, यानी कि 2 घंटे हैं, तो इसमें कोई भी वीक नहीं है। 24 घंटे 168 घंटे होते तो एक वीक बनता। डेज़ की बात करें कोई दिन नहीं है, क्योंकि ये दिन है ही नहीं। 24 घंटे होते तो एक दिन बनता, तो सिर्फ 2 आवर। तो ये हमारे पास हमारा प्रोग्राम है। नेक्स्ट प्रोग्राम्स हम करने की कोशिश करते हैं, वेरी ईजी। यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं, तो देखें आपको मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। इस स्टेटमेंट को भी हम रिमूव करते हैं। अब मैंने यहाँ पे ही करवा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राइट अ प्रोग्राम। हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है टू प्रिंट द आउटपुट, टू प्रिंट द फॉलोइंग मैसेज। कौन सा मैसेज प्रिंट करे, कौन सा मैसेज प्रिंट करे वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी, और इसके बाद ओ, फिर एम, फिर पी, फिर यू, फिर टी, फिर ई, फिर आर, फिर आई, फिर एस, और फिर ए। ये क्या हो गया, ए, डब्ल्यू, ओ, आर, एल, फिर इसके बाद डी, ओ, एफ, एस, फिर सी, आई, ई, तो आगे एन, फिर आगे फिर एन, सी, और आगे ई। ये वाली आउटपुट हमारी स्क्रीन पे शो होनी चाहिए। तो अब चलें जी, इसके लिए आपको पता है कि इनपुट कोई नहीं लेनी, आउटपुट ही सिर्फ करवानी है, तो किसी वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है। तो सी आउट में हम लिखना स्टार्ट करते हैं। आप चाहें तो इसके लिए
आप चाहें तो इसके लिए जितनी मर्जी सी आउट लगा सकते हैं, लेकिन मैं क्या करने लगा हूँ, एक ही सी आउट में काम करने लगा हूँ। आपकी बुक में एक से ज़्यादा सी आउट लगाई गई हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए मैं सी लिखूँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं सी लिखूँगा, सी के बाद मैं न्यू लाइन पे जाऊँगा, ठीक है। न्यू लाइन पे जाने के लिए बैकस्लैश एन लगा दूँगा, ठीक हो गया। फिर ओ, फिर एम, फिर बैकस्लैश एन बाद में लगा दूँगा। देखें पहले COMPUT, लिखने में जल्दी हो ना तो इसलिए लिख रहा हूँ। आई कहाँ गया, IS इज आ वर्ल्ड, एल कहाँ गया, वर्ल्ड ऑफ SCIENCE, ठीक है। ये मैंने इस तरह लगा दिया। अब देखिएगा यहाँ पे सी सबसे पहले शो हो, इसके बाद फिर हमारे पास बैकस्लैश एन लगा दूंगा, ठीक है। बैकस्लैश एन लगे, फिर इसके बाद OM शो हो और इसके बाद बैकस्लैश एन आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंसर्ट कर लेता हूँ, सही बैकस्लैश एन इसकी जगह पे आ जाएगी, बल्कि नहीं गलती हो गई ज़रा। यहाँ पे क्या आना चाहिए, इसको इंसर्ट कर लेता हूँ, कम पी आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर देखें तो टी के बाद बैकस्लैश एन आएगा, बैकस्लैश एन, ठीक है। इसके बाद अगर देखें तो एस के आगे बैकस्लैश एन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बैकस्लैश एन, ठीक है। और न्यू लाइन आगे कहाँ से बन रही है, एल के आगे न्यू लाइन बन रही है, तो यहाँ पे अब बैकस्लैश एन लगाऊंगा। और आगे वाली लाइन एस के आगे बन रही है, तो एस के आगे बैकस्लैश एन लगाऊंगा। यहाँ पे एस था तो एस के आगे बैकस्लैश एन, और इसके बाद ई के आगे, तो ई के आगे बैकस्लैश एन, इसके बाद सी के आगे, तो सी के आगे बैकस्लैश एन, ठीक है। बस हमारी आउटपुट हो गई। कंपाइल कर दिया, रन कर दिया, देखें तो हमारी आउटपुट हमारे सामने है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस पर कमेंट लगा के आपको बताऊं कि जिस तरह आपकी बुक पे की गई है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो आपकी बुक पे इस तरह किया गया है, यानी कि पहली 2 लाइन्स के लिए मैं लिख देता हूँ, तो वो लेंथी हो जाएगा ज़रा, वो इस तरह लिखा गया है। एंडल, न्यू लाइन के लिए यहाँ पे एंडल यूज़ किया गया है, एंडल, ठीक है। फिर न्यू लाइन के लिए अब देखें यहाँ पे लिखा जाएगा सी आउट, और फिर डबल कोटेशन, फिर ओ, फिर एम, और फिर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एंडल। आपकी बुक पे इस तरह किया गया है, यानी कि नीचे वाला ही रिजल्ट आएगा। अब ये देखें ना ऊपर, तो बाकी जो उनसे मर्जी आप तरीका कर लें, मैंने आपको बता दिया है। देखिए थोड़ा सा और लिख देता हूँ, सी आउट, अब यहाँ पे लिखूँगा PUT, और यहाँ पे डबल कोटेशन ऑफ, और यहाँ पे न्यू लाइन के लिए एंडल, ठीक है। ये देखिए कंपाइल हो गया, ये रन हो गया, ठीक हो गया। तो इस तरीके से अब ये गेट CH पे आगे रुका हुआ है कि मैं करेक्ट इनपुट करूँगा, चला जाए। अब ये प्रोग्राम भी हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। तो शिफ्ट डेल, अब देखिएगा नेक्स्ट लास्ट प्रोग्राम करते हैं और इसी के साथ अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। अब लास्ट प्रोग्राम है हमारा, प्रोग्राम नंबर 29, यानी कि बुक का प्रोग्राम नंबर 29 है। तो इसमें सेकंड एडिशन है IT सीरीज़ का। अब इसमें हमने राइट ए प्रोग्राम दैट जनरेट द फॉलोइंग चेकर, प्रिंट द फॉलोइंग चेकर बोर्ड बाय यूजिंग 8 आउटपुट। अब उन्होंने कह दिया है 8 आउटपुट स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए आपने लिखना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 8 सी आउट स्टेटमेंट्स यूज़ करनी है। ये हमारे पास प्रोग्राम है, राइट प्रोग्राम, हमने प्रोग्राम लिखना है डेट जनरेट द फॉलोइंग चेकर बाय यूजिंग 8 आउटपुट स्टेटमेंट। तो वे हमारे पास आउटपुट दी गई है। आउटपुट किस तरह की है वो भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि आपको पता चल सके, यानी कि किस तरह की हमने आउटपुट शो करवानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसके यहाँ पे एक स्पेस आ जाएगी, हाँ इस तरह की आउटपुट है। और फिर आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह के। यार मैं अब क्या इसको लिखने बैठूँ, रहने देता हूँ। हम यहाँ पे सी आउट लगा के ना फिर कर लेते हैं, आपको समझ आएगी अच्छे तरीके से, ठीक है। तो
पता नहीं आपकी बुक में कोमा यूज़ किया गया है, डाट यूज़ किया गया है या क्या यूज़ किया गया है। तो आपने क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जिस तरह भी आपकी बुक में यूज़ किया गया है, डैश लग गया तो डैश लगा लीजिएगा। ठीक है, तो एंडल लगा लें, या फिर आप चाहें तो क्या करें, आप चाहें तो एंडल लगा लें, और आप चाहें तो बैक स्लैश एन भी यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। अब इसी को ही मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ 8 दफ़ा। ये देखें कंट्रोल, ये हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास गलत हो गया थोड़ा सा, अभी ठीक कर लेते हैं, टेंशन किस बात की। ठीक है, अब देखिएगा, एंड शिफ्ट इंसर्ट, शिफ्ट इंसर्ट, एंड शिफ्ट इंसर्ट, और एंड शिफ्ट इंसर्ट, शिफ्ट इंसर्ट, और शिफ्ट इंसर्ट। कितनी हो गई, 6 2 2 4, एक तो नजर नहीं आ रही है एक जैसी, 1 2 3 4 5 6, और ये आ गई 7, और ये आ गई 8, ये नहीं आई 8 अभी, ये आ गई 8। ठीक है, आ गई 8। अब इसको मैंने कंपाइल किया, इसको रन करके देखते हैं, ये हमारे सामने आउटपुट है। उम्मीद करता हूँ कि आज के प्रोग्राम की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लास्ट में पूछिएगा। हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट है। नेक्स्ट अब हम एक न्यू स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे जिससे कंडीशनल या सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।